हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ द गुल्लक। और मार्केट्स में इस वीक काफी वॉलेटिलिटी रही। हमने ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखा और फ्राइडे को तो काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। इसके 2 से 3 मेन रीजन है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द शो फ्लो। पहला रीजन है कि रुपी ने नया लो लगाया है अगेंस्ट द डॉलर विच इज 96। मेन रीजन ये है बिकॉज क्रूड ऑयल जो है वो अभी भी $100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बिकॉज देयर इज नो एंड टू द जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान। तो उसका एक ओवरहैंग इम्पैक्ट अभी भी मार्केट्स पे है। तो ये कुछ मेन रीजन थे। और फिर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें भी एक शार्प अपटिक दिखा गया जो यूएस मार्केट के लिए नेगेटिव और ब्रॉडली नेगेटिव है वो सेंटिमेंट इक्विटी मार्केट के लिए। तो हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आज का शो फ्लो समझ लेते हैं। पहला तो शो फ्लो में हम देखते हैं कि निफ्टी अभी भी, हमने लास्ट वीक कहा था निफ्टी 24,000 के बेस बना के काम कर रहा है। क्या वो रेंज अब ब्रीच हो सकती है? क्या निफ्टी ब्रीच दैट रेंज? क्या 24,000 के अराउंड जो कंसोलिडेशन है वो जून में वीकनेस में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? एंड अलॉन्ग विद द ब्रॉडर डेटा ऑफ एफआईआई डेटा वगैरह हमारा निफ्टी का ब्रेडथ हम सब देखेंगे। और स्पेशल स्टोरी में हम गोल्ड का जो इम्पोर्ट ड्यूटी 15% इम्पैक्ट होगा वो भी समझेंगे कि रिटेलर के लिए, ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए 15% इम्पैक्ट जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। इफ वी सी निफ्टी का मैं हमारे लिए जो एज दिस इज द वीकली चार्ट फॉर बेसिकली इन्वेस्टर्स हु हैव अ होराइजन ऑफ 1 से 2 महीने का होराइजन रखते हैं उनके लिए। अपसाइड में 24,500 का ये जो लेवल है रेजिस्टेंस बना हुआ है, दिस इज द बजट डे लो। मार्केट में अभी तक वो ब्रीच नहीं हुआ है, तो जब तक वो लो ब्रीच नहीं होगा मार्केट में मोमेंटम नहीं बनेगा आगे का। और अप्रैल का जो ये सिग्निफिकेंट लो है 22,100 जो अप्रैल में हमने बॉटम बनाया वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो वीकनेस बनी रह सकती है। यूजुअली मार्केट डबल बॉटम बनाने आता है। अभी डबल बॉटम के चक्कर में क्या ये लेवल निकलेगा नहीं निकलेगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर साइडवेज टू बेरिश है और इसमें थोड़ा ऐसा है कि मार्केट इस रेंज में रह सकता है और इन्वेस्टर्स को लोअर लेवल पे अपना मतलब जो एलोकेशन है वो बढ़ाते रहना चाहिए, बीच में कहीं नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई इन्वेस्टर्स की बात। नाउ लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट इज फॉर पीपल जिनका शॉर्ट टर्म होराइजन है ट्रेडिंग वगैरह का, उनके लिए। हमारे लिए कुछ लेवल्स ये थे, हमने कहा था 23,800 के नीचे मार्केट में वीकनेस बढ़ सकती है। एज यू कैन सी द मार्केट ब्रोक डाउन बिलो 20 डे एवरेज एंड 20 EMA, सारे EMAs के नीचे दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस। और लगभग मार्केट अभी 46 सेशन से आई थिंक 200 EMA के नीचे चल रहा है। लास्ट टाइम ये हुआ था अराउंड 2022 में, तो उसका 54 सेशंस तक हो गया था। सो इमीडिएट सपोर्ट इज अराउंड 23,100। मार्केट में अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो आपको यहाँ पे मार्केट इस जोन में आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे अगर कोई पैनिक लो लगता है और बट उसका फॉलो थ्रू नहीं आता है तो वो बॉटम का सिग्नल भी हो सकता है। बिकॉज यूजुअली अगर 23,100 ब्रीच होगा तो मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी और अपसाइड में बुलिश मोमेंटम आपको 24,300 और इस जोन के ऊपर ही देखने को मिलेगा जहां पे 200 EMA एज अ रेजिस्टेंस आ जाएगा। जब तक मार्केट 200 EMA के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है मार्केट का ब्रॉडर सेंटिमेंट वीक ही रहेगा, चाहे पुल बैक पे यहाँ पे गैप अप से भी खुल जाए। इट हैज टू सस्टेन अबाउट 200 EMA फॉर एटलीस्ट 1 or 2 सेशंस टू कन्विंसिंगली से कि मार्केट में शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश हो गया। इफ यू लुक एट द ब्रेड चार्ट ऑफ निफ्टी, तो ब्रेड हमारी अभी थोड़ी वीकनेस में है। अभी सॉ शार्प अपटिक टुवर्ड्स 70%, यानी कि मार्केट में थोड़ा मोमेंटम बना था बट वी कुड नॉट सस्टेन अबाउट दैट लेवल। दैट मींस कि निफ्टी का जो ब्रेड है वो थोड़ा अभी वापस 50% की रेंज में आ गया है। एंड व्हाट डू वी मेजर इन द ब्रेड? वी मेजर हाउ मेनी ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबाउट देयर 50 डे मूविंग एवरेज। मतलब 50 दिन के एवरेज के ऊपर ट्रेड करेंगे तो स्ट्रेंथ होगा और एक क्वार्टर का डेटा हो जाता है। तो अगर निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो वहां पे वीकनेस का सिग्नल पहले आएगा। तो ब्रेड तभी न्यूट्रल है बिकॉज उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे 50% के नीचे निकलती है तो मार्केट में वीकनेस बढ़ सकती है। अगर हम निफ्टी का ड्रॉडाउन देखें तो अभी भी निफ्टी लगभग 10% के ड्रॉडाउन पे खड़ा है विच इज अगेन अ वीकनेस। और 2 साल से मार्केट ब्रॉडली नेगेटिव रिटर्न में है। तो ये आप मान सकते हैं कि मतलब मेरा ये हमेशा मानना रहता है कि 2 साल से एक इंडेक्स नेगेटिव है तो उस पर आप ना बड़ी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। लॉन्ग साइड के लिए आपको लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन का ही देखना चाहिए। कभी भी मार्केट किसी भी ट्रिगर से अपसाइड में आपको शार्प बाउंस दे सकता है। तो ये तो हो गया ड्रॉडाउन की। निफ्टी का ड्रॉडाउन अभी भी अपने 2024 सितंबर 2024 पीक से और रीसेंट 26,300 का जो हमने ऑल टाइम हाई बनाया वहां से 10% के ड्रॉडाउन पे खड़ा है निफ्टी। ड्रॉडाउन से मेरा मतलब है कितना नेगेटिव है। ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट देखें, ओपन इंटरेस्ट डेटा हम क्या देखते हैं कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग कैसी है फ्रॉम द डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम मे सीरीज का बात करें तो दिस रेड बार्स रिप्रेजेंट कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड ग्रीन बार रिप्रेजेंट पुट ओपन इंटरेस्ट। कॉल ओपन इंटरेस्ट इज द रेजिस्टेंस एंड पुट ओपन इंटरेस्ट इज द सपोर्ट। सो इफ यू कैन सी 24,000, 24,500 एंड 25,000 पे भारी और मात्रा में कॉल रेजिस्टेंस बना है, यानी कि मार्केट में इन लेवल्स पे काफी वीकनेस देखने को मिल सकती है। और 23,000 अगर ब्रीच होता है तो उसके बाद डायरेक्ट सपोर्ट आपका नीचे 22,500 और 22,700 उस रेंज में। सो कॉल ओपन इंटरेस्ट हैवी है बट इस ऐसे मौकों पे ही आपको कोई ट्रिगर देखने मिलता है जिससे शार्प शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है।
सो बी प्रिपेयर्ड कि मार्केट में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो एक आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, खास करके रुपया को संभालने के लिए सरकार कुछ अनाउंस करती है तो। ठीक है, नाउ व्हाट्स द टेक अवे, हमारा अभी का शॉर्ट टर्म टेक अवे साइडवेज टू बुलिश है, क्योंकि मार्केट 23,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। द मोमेंट मार्केट ब्रेक्स 23,100 वहां से मेरा व्यू चेंज हो जाएगा और 20 शॉर्ट टर्म में 23,400, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 23,400 से जो 100 का सपोर्ट का रेंज है, काफी बड़ा रेंज है मार्केट में, उसके बाद ही वीकनेस को देखेगी तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिबाउंड है। और रेजिस्टेंस हमारे लिए 24,300 24,000 का लो बना हुआ है और इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,850 है। तो शॉर्ट टर्म में आप फिर भी रेंज बाउंड स्ट्रक्चर प्लान कर सकते हैं। फ्रेश वीकनेस आपको 23,100 जोन या 23,400 के नीचे देखने को मिलेगी। 22,900 अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच कर देता है तो वहां से आपकी वीकनेस और बढ़ सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेटा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा हम देखते हैं। दिस इज ऑफ इक्विटी मार्केट की कैश मार्केट जो होता है, कैश मार्केट शेयर बाजार में कितना बेच रहे हैं कितना खरीद रहे हैं, इनका लगातार ट्रेंड आप देख रहे हैं नेगेटिव बना हुआ है। एंड फॉर दिस month currently for the month of May they are standing around about 30,000 crore का sell figure, which is still lower than the March in the April, but still it is on the sell side. So FIS का sentiment अभी भी weakness का है, होगा भी बिकॉज ओपी में वीकनेस बनी हुई है। इस वीक तो हमने फ्रेश लो लगाया है 96 का, और भी कोई रीजन नहीं है, मतलब ऐसे वी आर नॉन एआई प्ले कंट्री तो उसमें अभी भी सेंटिमेंट इनका बेरिश है। बट नॉन एआई प्ले डजंट एसेंशियली मीन्स कि ये लोग आएंगे नहीं, एज मैंने कहा दीज आर मोमेंटम चेजर, दे परचेज हाई प्राइसेस, so we need to monitor this data to see whether the sentiment is changing or not. For currently they have been net seller for equities like for 2-3 years now, तो अभी भी वो ट्रेंड बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में इनकी पोजीशन देखें तो लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ इंस्टीट्यूशन इज सेलिंग इन द कैश मार्केट, लाइक शेयर बेच रहे हैं तो उनको हेज करना पड़ता है अपनी पोजीशन को फ्यूचर्स से, जो अभी एक इंडिकेशन देता है कि हाँ मतलब इनका सेंटिमेंट बेरिश है। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन देखेंगे तो इनका नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट से मेरा मतलब है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने फ्यूचर के शॉर्ट किए हुए हैं। अगर आप वो डेटा देखेंगे तो करीब 2 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट है और हेवीली स्क्यूड है। तो यही मौकों पे शॉर्ट कवरिंग भी होती है, तो पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना। अगर एग्रेसिव शॉर्ट बन जाती है तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क भी हो जाना है कि भाई यहाँ पे किसी भी समय पे आपको कोई भी गुड न्यूज मिलेगी तो बहुत पावरफुल शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। बट लेकिन अगर ऐसा ग्रेजुअली होता है और ये ओपन इंटरेस्ट में बिगर चेंजेस नहीं देखने मिलते तो इनका सेंटिमेंट बेरिश बना हुआ है। ओके, सो दिस वीक एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज हुआ है अदर देन द पेट्रोल हाइक। गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने 15% से बढ़ा दी है। मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझाने के लिए कि इसका इंपैक्ट क्या है और ये क्यों किया गया, तो इसलिए मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। थोड़ा छोटा रखूंगा, स्लाइड्स को पढ़ के आपको बेसिकली समझ आ जाएगा। स्लाइड्स को मैं एक ब्रीफ में कवर करता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली हुआ क्या मार्केट में हम देखें सरकार ने लगभग 6% से जो इंपोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पे 15% से बढ़ा दी है। उसका मेन रीजन अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने क्लियर टर्म पे लिखा है कि उसका इंपैक्ट ये होगा कि अगर आप कुछ 100 रुपए का खरीदते थे उसमें 106 रुपए की ड्यूटी देनी पड़ती थी। इसमें जीएसटी मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो जीएसटी का कॉस्ट भी आपको डालना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको लगभग 110 का कुछ पड़ता था, अभी वो आपको 120 122 के बीच में पड़ेगा, इंक्लूडिंग 118 120 के बीच में जाकर, इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर कुछ 100 रुपए की चीज खरीदते थे आप गोल्ड को मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, तो 15% से ड्यूटी बढ़ाई है। और इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में गवर्नमेंट फॉरेक्स रिजर्व को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। फॉरेक्स रिजर्व और 96 का लो लग गया रुपये में, तो ये सेंटिमेंट के हिसाब से बहुत वीकनेस है। और जब तक क्रूड $100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो उसको इंपोर्ट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसको इंपोर्ट को एकदम से सरकार बैन नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट लाइन क्या आता है कि भाई गोल्ड के इंपोर्ट पे थोड़ी ड्यूटी बढ़ा दो, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बिकॉज गोल्ड इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा है। तो दिस इज मेजरली दैट एक गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार हमेशा कैटेगोरिकली एक बहुत ही इफेक्टिव पॉलिसी टूल की तरह यूज करती रहती है। पहले भी किया गया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के टाइम को जब रिडम्पशन आए थे तो उसको कम भी किया गया था, अगर आपको याद हो तो। अब यहाँ पे देखना है कि हम एज ए नेट बड़े इंपोर्टर है। मतलब अगर हम कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा देखिए जो मैंने निकाला है, तो उसमें देखिए 51.6 बिलियन का इंपोर्ट है। मतलब दिस इज अ वेरी हैवी इंपोर्ट। मतलब आप खरीदते तो अगर आप इंपोर्ट ही कर रहे हो ना गोल्ड, तो दिस इज अ वेरी बिग इंपोर्ट। डॉलर मतलब फॉरेक्स में हमारे लिए इंपैक्ट पड़ता है। तो उस कारण से सरकार जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले उनको टारगेट कर रही है। उसके बाद धीरे धीरे अगर ये सिचुएशन और बिगड़ती है तो सरकार और कदम उठा सकती है। फिलहाल के लिए ये है। अब इसका इंपैक्ट हमारे लिए शेयर मार्केट में भी देखने को मिलता है कि भाई ज्वेलरी स्टॉक्स में ना शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा नीचे रिएक्शन देखने को मिलता है। बट अगेन दिस इज द गुड टाइम टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो कि मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और ये सेक्टर ऑर्गेनाइज
हो रहा है धीरे धीरे, 90-80% तक ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो उस समय पे क्या होता है, 1 से 2 महीने में यहाँ पे शार्प 20% तक के करेक्शन दिखे गए, टाइटन में तो 20% के करेक्शन दिखे गए। बट दिस इज नॉट द टाइम टू पैनिक, मतलब यूजुअली ये एक फेज होता है और उसके बाद मार्केट निकल जाता है। तो शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव है फॉर द ज्वेलरी स्टॉक्स, 1-2 महीने का, 1 क्वार्टर का रह सकता है। और अगर ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होता है तो सबसे पावरफुल रैली इनमें वापस देखने को मिलेगी, बिकॉज देयर इज एन, फिर उनका इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार उस तरह से टैकल करेगी। ठीक है, अब इसमें मैंने एक ब्रॉड में समराइज किया कि इसका कारण क्या है कि ये एज अ टूल की तरह यूज किया जाता है। शॉर्ट टर्म में इसका एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के टाइम पे जैसे मैंने कहा कि जब रिडम्पशन आ रहे तो मार्केट में इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया ताकि जो गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स आउटफ्लो वो थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। आपने जैसे देखा कि सेकेंडरी मार्केट में अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं विच वर अ टैक्स फ्री प्रोडक्ट, अगर आप उसको सेल करते हैं, सेकेंडरी मार्केट मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट में है और आप उसको सेल करते हैं और उसका रिडम्पशन लेते हैं तो उस पर भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो ये सब सरकार ने अनाउंसमेंट किए थे उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है, गोल्ड प्राइस थोड़ा एलिवेटेड रह सकते हैं, बट नॉर्मल टर्म में उनका जो कर्व है वो अलाइन हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द ग्लोबल मार्केट्स, और इस बार हमें शार्प 10 ईयर में जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड है उसमें एक शार्प अपटेक देखने को मिला। आप जैसे कि देख रहे हैं फ्राइडे को भी यहाँ पे लगभग 2.5% का रैली आया। अगर किसी इसको इसके बारे में आइडिया नहीं है, जब भी यूएस 10 ईयर बॉन्ड में रैली आती है तो आप सिंपल भाषा में समझ में चलो कि मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हो जाता है। रिस्क ऑफ से मेरा मतलब है इक्विटी मार्केट्स में आपको थोड़ा सा प्राइस करेक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज बॉन्ड की तरफ इन्वेस्टर जा रहे हैं। सिंपल भाषा में मान के चलिए सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और ये इक्विटी एज एन एसेट क्लास के लिए नेगेटिव होता है। और आप देखेंगे लास्ट टाइम जब भी ये जो रीडिंग है आपकी अगर 4.59 4.6 के ऊपर सस्टेन करने लगती है तो वहां पे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा पैनिक में आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये टैरिफ के टाइम पे हुआ था अप्रैल में, जब भी ये लेवल आए हैं पहले भी और यहाँ पे अब आया है तो यहाँ पे आपको देखा है कि एक पैनिक रिएक्शन यूएस गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलता है जो कि एक ट्रिगर कर सकता है रैली, और इसी टाइम पे ऐसा हुआ था। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक साथ हो रही है, जैसे कि यूएस 10 ईयर एकदम से बढ़ जाना 4.59 के ऊपर, यूएसडी आईएनआर का 96 चले जाना। सो देर इज एनी मोमेंट कोई भी पॉलिसी चेंज अनाउंस होता है या हॉर्मूज को ओपनिंग हो जाती है, देर इज अ डील विद ईरान, समथिंग हैपेंस, तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में बाउंस देखने को मिल सकता है। एनीवे वी विल लुक एट द S&P 500 चार्ट। S&P 500 में मच अवेटेड फर्स्ट पुल बैक आ रहा है। पुल बैक मैंने फिलहाल जैसे बोला फर्स्ट पुल बैक आ रहा है, और अगर ये यहाँ तक 20 DM है तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में अभी यहाँ पे लमसम अवॉइड कीजिए, बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। वेट फॉर अ मीनिंगफुल डिप टू इवन स्टार्ट योर SIPs और वॉट एवर यूर डूइंग। स्ट्रक्चरल SIPs है तो इट शुड गो ऑन एज इट इज। लमसम के लिए अवॉइड करें, वेट फॉर अ डिप। अगर शॉर्ट टर्म में आपका व्यू है तो वेट फॉर द प्राइस टू कम टू 20-day मूविंग एवरेज एटलीस्ट, वहां पे आप एक बार फिर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर एक मैंने इंटरेस्टिंग डेटा और निकाला है कि विच आर द ब्रॉडर मार्केट्स में कौन से ऐसे मार्केट जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कोरियन मार्केट्स कॉस्पी बेसिकली ऑन द बैक ऑफ 2 कंपनीज लाइक आपका जो सैमसंग वगैरह है उनके जो चिप कंपनीज है उनके बेसिस पे रैली चल रही है। फॉर द ईयर टू डेट इट इज अप ऑलमोस्ट, ये इस साल का ही डेटा मैंने प्लॉट किया, वो आउट परफॉर्म काफी टाइम से कर रहे हैं। तो इस साल इन कंपेरिजन टू निफ्टी इट इज अप 85%, मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में कॉस्पी इज अप 85% विच इज साउथ कोरियन इंडेक्स। सेकंड आपका देखेंगे तो जापान है, इट्स अप ऑलमोस्ट 24%, फिर नैस्डैक है, एंड देन इक्विवेलेंटली आपका S&P 500 वगैरह सब है, और निफ्टी हमारा ये रेड डॉटेड लाइन है विच इज स्टैंडिंग एट आई थिंक -10% और समथिंग। या सो यूजुअली हम अभी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज वी आर अ नॉन AI प्ले। लेकिन एक तरह से अगर 1-2 साल भी अंडर परफॉर्मेंस चलता है या गवर्नमेंट इसी बीच को रिफॉर्म करती है तो मार्केट अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है। मार्केट ने अपना अप्रैल का लो नहीं तोड़ा है, लास्ट ईयर का 21,700 नहीं तोड़ा है। तो उस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर नॉन AI प्ले के चक्कर में रिफॉर्म्स गवर्नमेंट में होते रहते हैं, जैसे कि GST कट आया, फिर अभी गवर्नमेंट कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड मार्केट में कुछ फेवरेबल ट्रीटमेंट देख रही है, गलती से भी यहाँ पे हमें कोई गलती से नहीं अच्छे से मतलब कोई भी ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिलता है बिकॉज क्राइसिस में रिफॉर्म होते हैं, और एज इन रिफॉर्म सेगमेंट कुछ ऐसा LTCG का हो जाता है या कुछ ऐसी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर करती है, तो आपको एक शार्प रैली देखने को मिलेगी। मतलब इट विल बी वेरी मीनिंगफुल रैली। सस्टेन करता है नहीं करता वो बात अलग है। सो बी प्रिपेयर्ड। थोड़े अभी शॉर्ट टर्म में एक ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि मार्केट अगर 96 रुपया 96-97 चला जाता है, गवर्नमेंट में कम इनटू अ पैनिक मोड, और अभी आप उसका एक इफेक्ट देख ही रहे हैं कि काफी ज्यादा चीजें उस तरह से चल रही है टू कंट्रोल दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।